रजा खरल तारीख से शगफ रखने वाला सहाफ़ी जिसने कल्चरल रिपोर्टिंग में तारीख और विरसे की अहमियत को नुमायां करने की कोशिश की और वो बहुत हद तक कामयाब भी रहा। मुख्तलिफ जुबानों में सहाफत के फराइज अंजाम दिए। इब्तदाई ज़माना तालिब इल्मी में पंजाबी जुबान के अखबार बुलेखा से की, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में पंजाबी हिस्से के मुदीर के फराइज अंजाम दिए। गालिब के हवाले से रावी के खास नंबर के मुआविन मदीर बने। अभी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एमए तारीख से इम्तिहान से फारिग हुए ही थे। तालीमी इदारे में दरसो तदरीस शुरू कर दी। तय था कि मुकाबले का इम्तिहान पास करके नौकरशाही में शामिल हो जाएंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत अंग्रेजी जुबान के रोजनामा दी नेशन में खुली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजा खरल है और मैं शोबा सहाफ़त से गुज़श्ता 20-21 साल से वाबस्ता हूँ। मेरा करियर शुरू तो बुलेखा से हुआ था जब मैं अभी तालिब इल्म था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और फिर कुछ अरसे के बाद ये रिश्ता टूट गया और दोबारा मेरा रिश्ता सहाफ़त के साथ 2000 यानी सन 2000 में नेशन के साथ जुड़ा। और नेशन में मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा, रिपोर्टिंग की और कॉलम भी लिखे, फ़ीचर्स भी लिखे और काफ़ी लुत्फ़ उठाया। बल्कि ये सहाफ़त का लुत्फ़ ही था कि मैं जिस मकसद के लिए जर्नलिज़म में आया था कि मैं CSS करूँगा, वो मैंने छोड़ दिया और फिर सहाफ़त को एक कुली पेशे के तौर पर अख्तियार कर लिया। और तब से लेकर अब तक सहाफ़त के साथ ही मेरा ताल्लुक़ है, यही मेरा ओढ़ना बिछौना है। नेशन में रहते हुए मैंने कल्चर, हेरिटेज, इन मौज़ूआत पर काम किया। बल्कि यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि मैंने रिपोर्टिंग के अंदर, कल्चरल रिपोर्टिंग के अंदर हेरिटेज रिपोर्टिंग को ज़्यादा अहमियत दी। और उस वक्त जो कंटेम्प्रेरी रिपोर्टिंग हो रही थी, जो ज़्यादातर कल्चर को शोबिज़ रिपोर्टिंग ही कहा जाता था, वो करने की बजाय या उस करने के साथ साथ मैंने हेरिटेज को, इमारतों को, बिल्ट हेरिटेज को, इंटेंजिबल हेरिटेज को, इन मौज़ूआत को छुआ और फिर इन पर रिपोर्टिंग की, न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर इलाकों में भी। चोलिस्तान पर जैसे मैंने काम किया तो वहाँ 21 या 22 स्टोरीज़ मैंने लिखी जो नेशन अखबार में उस दौर में छपी। उन स्टोरीज़ में चोलिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों की तर्ज़ ज़िंदगी, उनकी सकाफ़त और उनकी तारीख़ को भी मैंने मौज़ू बनाया। साथ ही साथ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की ज़िंदगी, जानवरों की और उनको दरपेश ख़तरात के बारे में बात की। इसके अलावा भी रेत का एक अपना कल्चर होता है और डेज़र्ट के उस कल्चर को भी मैंने उजागर करने की कोशिश की कि किस तरह डेज़र्ट पे ज़िंदगी रात के वक्त इंतहाई ठंडी हो जाती है और दिन के वक्त इंतहाई गर्म होती है। चोलिस्तान के बाद मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ पर भी काम किया, ये नेशन में होते हुए था। और उसके अलावा मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से लाहौर में भी काम किया। 2002 में मैंने जियो टेलीविज़न ज्वाइन किया। ये पाकिस्तान में एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत थी। तो मैं बतौर रिपोर्टर, बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर, मेरा काम काफ़ी दिलचस्प रहा कि मैंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी प्रोड्यूस किए। जैसे 2003 का सालनामा, इस साल में थिएटर और फिल्म कैसे रहे, ये काम मैंने किया। फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, बसंत 2002-2003 पे काम किया और वो प्रोड्यूस किए प्रोग्राम। उनके प्रोडक्शन की वजह से ही मुझे एक तरह से कैमरे के साथ एक मोहब्बत या उल्फत पैदा हुई जो आज तक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कायम है। जियो के बाद मैंने दी डॉन न्यूज़ ज्वाइन कर लिया। डॉन न्यूज़ उस वक्त अंग्रेज़ी में लॉन्च हुआ था और ये पाकिस्तान का पहला इंग्लिश न्यूज़ चैनल था। डॉन में काम करने का तजुर्बा बहुत बेहतर रहा कि डॉन ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे और उसके साथ साथ वहाँ पे जब इंग्लिश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिज़म शुरू की और वहाँ पे कई सीनियर दोस्तों से मुलाकातें हुई, उनके साथ काम करने का तजुर्बा हुआ, तो एक तरह से मेरी ज़िंदगी के वो यादगार 2-2.5 बरस हैं। इन 2-2.5 बरसों में मैंने डॉन में पंजाब ही नहीं, कराची में भी रिपोर्टिंग की, इसके अलावा इस्लामाबाद में भी रिपोर्टिंग की, नॉर्दर्न एरियाज़ पर काम किया और मेरा फोटे बनना शुरू हो गया था उस दौर में कोर्ट रिपोर्टिंग का। और कोर्ट रिपोर्टिंग में मैंने लॉयर्स मूवमेंट, रेस्टोरेशन फॉर जुडिशरी, ये सारी चीज़ें या इन पर रिपोर्टिंग की और बिल्कुल करीब से देखा लीगल फ्रेटर्निटी को और उनकी अहमियत को भी जाना
कि ये कितने अहम है रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान के अंदर, और वकला बरादरी की कोशिशों को भी देखा और उनके साथ दिन रात एक तरह से सफ़र किया। जहाँ जहाँ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जाया करते थे स्पीचेस डिलीवर करने के लिए रूल ऑफ लॉ से मुतालिक, वो भी देखी। फिर जुडिशल एक्टिविज़म जो इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी था वो भी देखा कि किस तरह इसी तरीके से जुडिशल एक्टिविज़म हुआ और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पाकिस्तान पर पड़ा। ये सारी चीज़ें उस दौर की कह लें कि डॉन न्यूज़ के दौर की हैं। उसके बाद मैं कुछ अरसे के लिए सिटी 42 में आ गया। ये पाकिस्तान का पहला लोकल न्यूज़ चैनल था, यानी शहर की हद तक। और इस दौरान में मुझे कह सकते हैं आप कि शहर के साथ, लाहौर के साथ एक नई मोहब्बत पैदा हुई। लाहौर की तारीख़ी इमारतों, लाहौर के मुख्तलिफ़ इरा की जो सकाफ़त है उसको देखने का मौका मिला और उसको आगे उसकी तरवीज करने का भी मौका मिला। और ये मेरे लिए कह लें कि एक सुनहरी दौर था रिपोर्टिंग के हवाले से, कि किसी शहर को और किसी शहर की इमारत को एक जीती जागती तस्वीर के तौर पर लेना और उसमें फिर अपने मानी तलाश करना और लोगों तक वो मानी पहुंचाना, ये सब चीज़ें मैंने इन पे काम किया। सिटी 42 के बाद मैं कुछ वक्त के लिए वक्त न्यूज़ में चला गया और वहाँ से फिर समा टेलीविज़न में बतौर प्रोड्यूसर मैंने जॉब शुरू कर दी। वहाँ पे मैंने तफ्तीश प्रोग्राम प्रोड्यूस किया और तफ्तीश की जो एपिसोड्स काबिल ज़िक्र इस हवाले से मैं कहूँगा, उनमें पंजाबी तालिबान, मदरसा कल्चर, इसके अलावा आवर स्कूल्स, एनर्जी क्राइसिस, जाली डिग्रियाँ, इन मौज़ूआत पर मैंने काम किया। लाहौर के किले पे काम किया। इसके अलावा मिटते हुए किले, पाकिस्तान भर के गिरती हुई सकाफ़त, इस पे काम किया। इस सिलसिले में मुझे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कोट डीजी और ऐसी बहुत सारे दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ा और जाना हुआ और बहुत महसूस हुआ उस एडवेंचर से। फिर मैंने लोकल बॉडीज़ और उनकी अहमियत पर काम किया, यानी क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान में और उनके ना होने से जमहूरियत को किस कदर नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें इस पे काम किया। और उस सिलसिले में मुझे मुल्क के तूरो अर्ज में घूमना पड़ा। इस तरह ऑनर किलिंग पे मैंने काम किया, सुइसाइड्स की डॉक्यूमेंट्री बनाई और इसके अलावा और बहुत सारे सेंसिटिव मौज़ूआत जिन पे बात करते हुए अमूमन हम डरते हैं। समा में उन पे ना सिर्फ काम किया बल्कि उस काम की वजह से एक असर भी हुआ माशरे के ऊपर, जैसे एनिमल हंटिंग है, जैसे जानवरों की फ़ाइटिंग्स हैं। ये सब काम मैंने वहाँ पे रहते हुए किया था। समा के बाद दोबारा मुझे सिटी 42 ग्रुप में आने का इत्तेफाक हुआ। अब यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो बदल चुका था। प्रोड्यूसर, रिपोर्टर के साथ अब मैं एक ट्रेनर के तौर पर भी था और समा जो सिटी 42 में जो नई हायरिंग्स हो रही थी वहाँ पे मैंने उन हायरिंग्स में अपना किरदार अदा किया। नए आने वाले साथियों की ट्रेनिंग की, जो मैं जानता था, जितना मैं जानता था कोशिश की कि उनको भी मालूम हो, रूल्स मालूम हो, स्टाइल गाइड्स मालूम हो, जर्नलिस्टिक एथिक्स का कुछ मालूम हो। जितना मैं जानता था कोशिश की कि उन तक मालूमात ये पहुँचें और माशाल्लाह उनमें से कई सहाफ़ी अब बड़े प्रोमिनेंट हैं और पाकिस्तान की सतह पर काम कर रहे हैं। और मुझे जब मैं उनको स्क्रीन पर देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट मैंने अपना रोल प्ले किया, कि जो मैंने पढ़ा था कोशिश की कि वो आगे दूसरों को पढ़ाऊँ। रज़ा खरल साहब जैसे ही जहन में ये नाम आता है तो इंतहाई नफीस, मिलनसार, मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। बहुत कुछ सीखा रज़ा खरल साहब से और इस वक्त भी अगर मीडिया की बात की जाए तो तमाम स्क्रीनों पर रज़ा खरल साहब के जो हैं वो स्टूडेंट्स जो है वो दिखाई देते हैं। तो रज़ा खरल साहब मीडिया के एक बहुत बड़ा नाम होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत, शफ़क़त से बहुत से सहाफ़ियों के दिलों में अपना घर बनाया हुआ है। खरल बहुत बड़ा नाम है जी मीडिया इंडस्ट्री का। रज़ा खरल साहब की शख्सियत का इहाता करना शायद हमारे पास अल्फाज इसके लिए कम पड़ जाएं। रज़ा खरल का जैसे ही नाम ज़हन में आता है तो एक बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन मुहक्किक, बेहतरीन रिसर्चर और बेहतरीन असलूब बयां का मालिक शख्स का नाम जो है वो हमारे जहन में आता है। और एक बड़े उस्ताद हैं जिनसे सैकड़ों शागिर्द जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं और उनकी जलाई हुई शम्में जो हैं वो अशरों तक अपनी रोशनी से दूसरों को भी मुनव्वर करती रहेंगी। तो रज़ा खरल को हम खराज तहसीन पेश करते हैं और उन्हें सराहते हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो है वो दराज करे और उन जैसा शख्स हमें मीडिया इंडस्ट्री के अंदर शायद ही कभी मिल पाए। जर्नलिज़म के इस 22 साल करियर में मैंने कह सकते हैं बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे, जॉब जाती भी देखी, इज़्ज़त मिलती भी देखी
लेकिन एक चीज़ काबिल गौर है और जिसको मैं सिंथेसिस कहूँगा इस पूरे करियर का, कि आपके पास अगर मालूमात हैं दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आप ख़ुद भी इस्तिफ़ादा करें अपनी मालूमात का, लेकिन दूसरों तक भी पहुँचाएँ कि अगर वो उन मालूमात की वजह से अपना मुस्तक़बिल, अपना रास्ता बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन आप जिहाद कर रहे हैं उस माशरे में जहाँ में बात करना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे तंगियाँ हैं बहुत ज़्यादा, राइट टू एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे कोई शिकवा नहीं है कि फ़ाइट करने के लिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, सर्वाइव करने के लिए आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश ना करने से बहरहाल नाकाम कोशिश करना भी बहुत बड़ी कामयाबी है। घर वालों का और मेरा ख्याल यही था कि मैं कंपटीशन में जाऊंगा, इम्तिहान पास करने की कोशिश करूंगा और फिर कोई सरकारी नौकरी पे बैठ जाऊंगा। लेकिन जब काम करने लगा तो फिर पता चला कि नहीं, मेरे अंदर ये टैलेंट भी है और इस सिलसिले में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो उसी वक्त दी नेशन वालों ने हमारे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में ख़ासतौर MA के स्टूडेंट्स को इन्विटेशन भेजे कि वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं सहाफ़त तो यहाँ के टेस्ट दे सकते हैं। तो इत्तेफाक से मैंने भी वो टेस्ट दिया और उस टेस्ट में पास हो गया और फिर मुझे वहाँ पे सहाफ़त के उस्ताद मुयस्सर आए, MA नियाज़ी जैसे, इसके अलावा अब्बास इब्राहिम जैसे असातिज़ा मिले वहाँ पे, नदीम सैयद साहब, हसीब हैदर साहब, साजिद साहब और ऐसे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स मिले, रिजवान रज़ी साहब। इन सब के होते हुए वहाँ पे कह लें कि कोई कमी नहीं थी और लोगों ने इस तरह गाइड किया कि हमेशा के लिए सहाफ़त के साथ मैं मुंसलिक हो गया और तब से लेकर अब तक मैं सहाफ़त के साथ मुंसलिक हूँ। वो अब नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन कह लें कि मैं YouTube के ज़रिए या क्रिएटिव राइटिंग के ज़रिए अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। कि नए आने वालों को मैं यही कहूँगा कि ये शोबा बहुत अच्छा है, ये शेवा है, पैगंबरी है, इसमें कोई शक नहीं। और आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन मिल जाए या नौकरी मिल जाए या नौकरी के ज़रिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास बेशुमार फ़ोरम है और क्रिएटिव राइटिंग के लिए आप एफ़र्ट करते रहिए। और क्रिएटिव वर्क आप देखिए ना, कई मीडिया बन चुके हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कई जहतें बन चुकी हैं। अब उन जहतों में आप तबाह आजमाई कर सकते हैं और जब आप कोशिश करेंगे, लिखेंगे या बोलेंगे कैमरे के सामने, तो यकीनन ये बहुत बड़ी एफ़र्ट होगी आपकी और उस एफ़र्ट का असर भी होगा माशरे के ऊपर। अगर आप कुछ जानते हैं तो यकीनन ये जानना आपके लिए फ़ायदेमंद उस वक्त तक नहीं है कि जब ये दूसरों तक ये इल्म नहीं पहुंचाते आप। दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो इसका मैं ये कहूँगा कि बहुत कुछ मिला। अगर मैं उस दिन को देखूँ जब मैं जर्नलिज़म में आया था तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना एतमाद था, ना बहुत ज़्यादा पैसे थे। एक 100 रुपया दिहाड़ी पर काम करने लगा यहाँ पे दी नेशन में। उस वक्त यही तरीका कार था, ठीक है, जो छुट्टी करेंगे तो आपको वो दिहाड़ी नहीं मिलेंगी। लेकिन उसी वजह से शायद मैंने छुट्टियाँ कम करना शुरू कर दी और फिर सीखा ज़्यादा। और चंद ही सालों में ऐसा करम हुआ कि जियो में चला गया, जियो में कुछ अच्छा काम किया तो फिर आगे बढ़ता चला गया और 22 साल गुजार दिए जर्नलिज़म में। और उस दौरान में रिस्क भी कमाया और रिस्क हलाल कमाने की कोशिश की और उस रिस्क की वजह से जो कमाई की वो अपने बच्चों पर ख़र्च की, अपनी तालीम पर ख़र्च करता रहा, किताबें पढ़ता रहा, किताबें ख़रीदता रहा। तो ये सिलसिला अब तक जारी है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। जब अगर आपके अंदर ये शऊर पैदा हो जाए कि आपके पास नॉलेज इतना नहीं है कि जो हमेशा के लिए रह पाए, तो आप उसको अपडेट करने के लिए तगोदो करते रहते हैं, तभी नॉलेज बेहतर होता रहता है। और आप जब मुतमईन होकर बैठ जाते हैं तो नॉलेज ख़त्म हो जाता है। आजकल मसरूफ़ियत बड़ी मुख्तलिफ़ है मेरी। एक तो ये कि मैं लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, टेलीविज़न या यूट्यूब पे काम भी करता हूँ जितना कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ और शौक़ भी कि एक तो ये कि जो आपकी बीमारियाँ ना आपको गलबा ना पा लें, तो इसलिए मैंने फिर साथ साथ मुर्गबानी और इस तरह के काम भी करता हूँ। अपनी घर की छत पर कुछ मुर्ग पाले हुए हैं। फिर ऑर्गेनिक सब्ज़ियाँ उगाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि खालिस बग़ैर खाद के केमिकल की सब्ज़ियाँ उगाऊँ। ये सब चीज़ें करता रहता हूँ और इन्जॉय करता हूँ ज़िंदगी को हर लम्हे।
इसे कुदरत की सितम ज़रीफ़ी समझें या किस्मत का खेल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारी नई जहतें मुतारफ़ करने वाले रज़ा खरल जैसे लोग अब अदारों की ज़रूरत नहीं रहे। तनवीर अहमद, सिटी न्यूज़, लाहौर।